चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प काल्पनिक किताब के बारे में जिसका नाम है अंतिम कील। ये किताब 2026 के भारत का एक बहुत ही अलग, एक क्रांतिकारी नजरिया पेश करती है। तो आइए इस किताब में छिपे आइडियाज और इसकी दुनिया को जरा गहराई से समझते हैं। इस किताब का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है। ये हमें बताता है कि लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं है। नहीं, ये एक बहुत गहरी लड़ाई है, मूल्यों की, प्रतीकों की और किताब के हिसाब से भारत की आत्मा की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब है क्या? मतलब कहानी का असली मुद्दा क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो ये किताब भारत के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग, एक दूसरे से एकदम उलट सोच के बीच एक वैचारिक जंग की कहानी है। चलिए इसे और करीब से देखते हैं। तो यहाँ कहानी में दो खेमे हैं, दो अलग अलग क्रांतियां। एक तरफ है सिंडिकेट की पिंक क्रांति, जिसका पूरा जोर मांस के निर्यात पर है, और दूसरी तरफ ठीक इसके उलट हैं रक्षकों की हरित क्रांति, जिसकी जड़ें मिट्टी की संप्रभुता के विचार से जुड़ी हैं। अब इस टेबल को देखें तो मामला और भी साफ हो जाता है। पिंक क्रांति, जैसा कि किताब में बताया गया है, वो बाहरी ताकतों के इशारे पर चलती है और खून के पैसे पर टिकी है, और उसका प्रतीक है एक बलि चढ़ाया गया नंदी। और दूसरी तरफ है हरित क्रांति, जो पूरी तरह से जमीन से जुड़ी है। प्राकृतिक खेती उसका आधार है और उसका प्रतीक है एक सुरक्षित, सम्मानित नंदी। तो ये जो पिंक क्रांति है, इसके पीछे आखिर कौन है? किताब हमें एक बहुत ही ताकतवर और कह सकते हैं कि एक रहस्यमयी संगठन से मिलवाती है, जिसका नाम है सिंडिकेट। तो ये सिंडिकेट आखिर है क्या भला? किताब इसे कबीलाई अधिनायकवाद की एक व्यवस्था बताती है। मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी ताकत जिसका एक ही मकसद है, भारत को एक खेती किसानी वाले देश से बदलकर एक मांस निर्यातक देश बना देना। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब सिंडिकेट अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए सिर्फ एक तरीका नहीं अपनाता। किताब के मुताबिक उसके पास कई मैनेजमेंट टूल्स हैं। इसमें पिंक इकोनॉमी को बढ़ावा देना, किसानों को कर्ज के जाल में फंसाना, उन्हें केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भर बनाना और समाज को बांटने के लिए छुआछूत जैसी चीजों का इस्तेमाल करना शामिल है। लेकिन जहां एक तरफ सिंडिकेट है, तो कहानी में दूसरी तरफ भी कोई है जो इसका सामना करता है, और किताब इन्हें कहती है रक्षक। कहानी हमें ले जाती है हीरा नागपुर, जहां ये रक्षक अपनी 5,600 एकड़ की पुश्तैनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। और उनके लिए ये सिर्फ जमीन नहीं, ये उनकी पहचान है, उनकी विरासत है, जिसे वो हर कीमत पर बचाने को तैयार हैं। और इस पूरी लड़ाई के दिल में है नंदी। किताब में नंदी सिर्फ एक बैल नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा है। वो एक जिंदा प्रतीक है, सभ्यता का, आत्मनिर्भर खेती का और मिट्टी की संप्रभुता का, यानी उन सभी चीजों का जिन्हें बचाने की रक्षकों ने कसम खाई है। तो सवाल यह है कि ये रक्षक इतने ताकतवर सिंडिकेट से लड़ेंगे कैसे? यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। किताब बताती है कि उनके पास एक ऐसा हथियार है जो हमेशा से उनके पास था, बस उन्हें पता नहीं था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि एक अकेला गांव इतनी बड़ी ताकतों के खिलाफ कानूनी तौर पर कैसे टिक सकता है? किताब का कहना है कि इसका जवाब हमेशा से भारतीय संविधान के पन्नों में ही छिपा हुआ था। और वो दरवाजा है भारतीय संविधान का आर्टिकल 13(3)(a। ये एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात कहता है कि कानून का मतलब सिर्फ संसद में बने कानून नहीं, बल्कि वो रीति रिवाज और प्रथाएं भी हैं जिन्हें कानून की तरह माना जाता है। किताब के लिए बस यही एक लाइन सब कुछ बदल देती है। तो इसे असल में इस्तेमाल कैसे किया जाता है? किताब एक सीधा साधा 3 स्टेप का प्लान बताती है। पहला कदम, ग्राम सभा बैठकर अपनी सबसे जरूरी परंपराओं को तय करती है। दूसरा कदम, वो एक प्रस्ताव पास करके इन परंपराओं को अपनी जमीन का सबसे बड़ा कानून घोषित कर देती है। और तीसरा, जो सबसे बड़ा दाव है, जैसे ही ये होता है, सिंडिकेट के सारे पुराने ऑर्डर और लाइसेंस उस इलाके में अपने आप कानूनी तौर पर खारिज हो जाते हैं। ये एक तरह से जमीनी स्तर पर अपनी संप्रभुता का ऐलान है। तो इस पूरे विद्रोह का, इस उलगुलान का आखिरी मकसद क्या है? अब नजर डालते हैं किताब के फाइनल विजन पर, 2026 के एक नए भारत की तस्वीर पर। और जब हम बड़े मकसद की बात करते हैं, तो ये नंबर देखिए, ये सब कुछ कह देता है। किताब का सपना सिर्फ हीरा नागपुर को आजाद कराना नहीं है, बल्कि इस मॉडल से भारत के सभी 6.6 लाख गांवों को ताकत देना। तो कैसा दिखता है ये 2026 का हरित पुनर्जागरण?
सोचिए, एक ऐसा भारत जहां नंदी सुरक्षित है और अर्थव्यवस्था का केंद्र है, जहां खून के पैसे वाली पिंक इकॉनमी खत्म हो चुकी है और असली ताकत सिंडिकेट के पास नहीं बल्कि गांव की सभाओं के पास है। ये एक ऐसे समाज की तस्वीर है जो बंटवारे से ऊपर उठकर एक हो चुका है। और आखिर में किताब अपनी बात इससे एक जबरदस्त बयान के साथ खत्म करती है। ताबूत बंद हो चुका है, कील ठुक चुकी है, हीरानागपुर आजाद है, भारत की मिट्टी अब संप्रभु है। ये जीत का एक आखिरी ऐलान है। तो जाते जाते अंतिम कील हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर क्या होता है जब किसी समाज की सदियों पुरानी परंपराओं को देश के सबसे बड़े कानून की ताकत मिल जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो परंपरा, कानून और असली ताकत के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है।